मैं विनायक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं मेरे नए YouTube चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल पे। ये मैंने अपना न्यू चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल क्रिएट किया है YouTube के ऊपर। इसमें हम लोग मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी की व्याख्या करेंगे। हर चैप्टर को हम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका हमारा क्या होगा, पहले मैं किसी चैप्टर को उठाऊंगा और उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एंगल्स होते हैं, मतलब उस चैप्टर के छोटे से छोटे सवाल और बड़े से बड़ा सवाल, मतलब उस चैप्टर को छोटे से छोटे सवाल से लेकर बड़े से बड़े सवाल तक हर एक सवाल आपको कराऊंगा। और साथ ही साथ उस चैप्टर से अपने प्रीवियस एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा, और जो उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसकी उम्मीद है उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। ये इससे पहले आप लोगों को पता है मेरा एक पुराना चैनल था, कुछ कारणवश मैंने उस चैनल को बंद कर दिया है। अब मैं आपको मेरे न्यू यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल पे आपको पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में मैथ्स कितना अपना वेटेज रखती है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है ना, मैथ्स एक ऐसा सेक्टर होता है कि उसमें आपके नंबर तो बिल्कुल कंफर्म होते हैं। जितने नंबर आपको मिलने होते हैं उतने नंबर तो मिलने हैं। जैसे आपको जीएस में कुछ कंफर्म नहीं होता, लेकिन मैथ्स में अगर आपने सवाल सही किया है तो आपके नंबर आपको मिलने हैं। अगर सवाल आपका गलत है तो गलत है। मतलब मैथ्स में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने के आपके पास चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज मैं एक नया चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं। देखते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम होता है उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। मतलब हम नंबर को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है। नंबर सिस्टम में हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, मैं बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे मैं पहला टॉपिक लिखूं तो पहला होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जिसे हम बोलते हैं वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, नंबर कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं। फिर सेकंड हमारा जो इसमें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग यूनिट डिजिट। क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट, जिसे हम लोग बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई का मतलब कोई हमारे सामने संख्या दी गई होगी, उसकी बहुत सारी पावर होंगी, तो हमसे पता लगाना होगा अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके लास्ट में कौन सा इकाई का अंक आएगा। ठीक है, तीसरा जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, ठीक है, कि किसी भी बड़ी संख्या को किसी संख्या से भाग करने पे कितना शेष आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। और जो चौथा हम पढ़ेंगे इसमें वो हमारा होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, लासा और मासा। क्या पढ़ेंगे? लासा और मासा। लासा व मासा। तो नंबर सिस्टम में हम ये चार चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ये जो हम चार चीजें पढ़ लेंगे फिर हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। और ये जो चारों चीजें हैं ये देखने में सिर्फ आपको चार चीज दिख रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी, इनका अगर मैं वीडियो बनाने पे आ जाऊं तो ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बहुत बड़ा चैप्टर है, यूनिट डिजिट ये थोड़ा छोटा है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम तो आप 10 वीडियो में भी नहीं खत्म हो सकता, इतनी ज्यादा रिमाइंडर थ्योरम है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम्स के लेके, जो एग्जाम में हमारी आएंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ तो भाई छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं नंबर सिस्टम क्या कोई भी चैप्टर होगा जो उसका मैं आपको हर एक लेवल पढ़ा दूंगा। भले मुझे उस चैप्टर की वीडियो ज्यादा बनानी पड़े, बट मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कुछ भी ना छूटे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, रेलवे की, बैंक की या अदर वनडे एग्जाम्स की, बट आप अगर यहां पढ़ लेंगे तो इसका मतलब है आपने उस एग्जाम्स के कोर्स को कवर कर लिया है।
ठीक है, मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि आपको हर एक टाइप का सवाल बता दूं। तो आज चलिए मैं स्टार्ट करता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से। कहां से? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से। क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, देखते हैं। तो मैं लिखता हूं, पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। मतलब नंबर्स को हम कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, क्या बोलते हैं इसे? वर्गीकरण। ठीक है, साइंस में आपने पढ़ा होगा वर्गीकरण पद्धति होती है। ठीक है, वैसे ये किसकी पद्धति है? संख्या की पद्धति। अच्छा, हमारे पास या पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, एक तो वो वास्तविक चीज हो सकती है, एक तो वो काल्पनिक चीज हो सकती है। मतलब किसी चीज, जो चीज है वो वास्तव में हो सकती है, जैसे ये मार्कर वास्तव में है। ठीक है, ये मार्कर हमारे पास है, इसका मतलब ये वास्तव में हमारे पास है। और बहुत सारी चीज इमेजिनरी होती है, जैसे मेरी इमेजिनेशन क्या है, मैं हवा में उड़ने लगूं, मैं उड़ने लगूं, तो ये इमेजिनेशन है, ये कल्पना में है। तो संसार में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, तो वास्तविक होगी या तो काल्पनिक होगी। ऐसे ही हमारे संख्या में होता है, संख्या भी दो ही टाइप की होती है, या तो रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगी, या तो इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या होगी। अगर हम नंबर को डिवाइड करें, अगर हम नंबर को डिवाइड करें, ठीक है, अगर नंबर को डिवाइड करें तो ये हमारा दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक जिसे बोलते हैं रियल नंबर, एक जिसे बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसको अगर हिंदी में लिख लें तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, मतलब हमारे नंबर दो तरीके से डिवाइड हो सकते हैं। एक को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर, दूसरे को इमेजिनरी या काल्पनिक संख्या। अब पहले मैं इमेजिनरी नंबर की बात कर लेता हूं। इमेजिन, जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं बाकी वो है नहीं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक नंबर। ये जो नंबर है ये हमारे चैप्टर से इसका लेना देना नहीं, हम लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके अंदर ही आता है, और एक दो सवाल इसके आते हैं। इमेजिनरी नंबर हमारे किसी भी एग्जाम में नहीं आता है। इमेजिनरी मतलब जो नंबर हो ही नहीं, जिसका खाली हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आई को बोलते हैं आयोटा। आई को क्या बोलते हैं? आयोटा। और आई बराबर क्या होता है? रूट -1, और आई स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1। ठीक है, ऐसे नंबर जो रूट के अंदर माइनस हो, देखो रूट के अंदर कभी माइनस नहीं हो सकता है, ये वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने x लिखा, x के बराबर क्या होता है? 2। अगर इसका स्क्वायर कर दे, x स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा, फिर से इसका रूट लगा दे तो 4 रूट। अब 4 को देखोगे तो 4 का ये 2 वैल्यू आ जाएगी। 4 की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है कि किसी का भी हम रूट करते हैं, किसी का भी रूट करते हैं तो हमारी वैल्यू अंदर वाली जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। क्योंकि आप समझो ये x बराबर क्या है? 2 है। x बराबर कितना है? 2 है। अच्छा, अगर हम x बराबर -2 कर लेते हैं, ठीक है, आपने इसका स्क्वायर किया तो x स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4। आप इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर बराबर क्या माइनस का चलेगा? नहीं, माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? प्लस का आएगा। प्लस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। अगर स्क्वायर हटा दोगे, रूट चढ़ा दोगे, तो आप देखना +2 लिया तो भी हमारा रूट के अंदर प्लस का 4 आया, -2 लिया तो भी हमारा रूट के अंदर, ये नीचे रूट चढ़ा लो, फिर भी हमारा रूट के अंदर कितना आया? +4। +2 लेने से भी रूट के अंदर प्लस आ रहा, -2 लेने से भी रूट के अंदर प्लस आ रहा। इसका मतलब है हम कुछ भी करें रूट के अंदर माइनस नहीं ला सकते। हम कुछ भी करें बट रूट के अंदर माइनस नहीं ला सकते। अगर नहीं ला सकते सिर्फ कल्पनाओं में ला सकते हैं, वास्तव में तो नहीं ला सकते, क्योंकि हमने दिखाया चाहे +2 लीजिए -2 नहीं ला सकते, बट हम कल्पनाओं में ला सकते हैं। इसीलिए हमने आई क्या होता है? रूट के अंदर -1, इसीलिए इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इसके बारे में हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना जान लीजिए। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर आयोटा होता है, आई की वैल्यू √-1, स्क्वायर कर दो तो आई स्क्वायर बराबर क्या आता है? -1 आता है। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, अब समझो रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमारी नंबर लाइन होती है, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर कहलाते हैं। हमारी नंबर लाइन क्या होती है? देखिए मैं बनाता हूं,
ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर प्लस इनफाइनाइट जाती है, इसके बीच में क्या होता है, जीरो होता है। हमारी सृष्टि में जितने भी नंबर हैं, हम हर एक नंबर को इस लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आपने छोटे में पढ़ा होगा, देखिए इधर पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ये होता है। अब समझिएगा मेरी बात को, क्या अगर हमको 1 दर्शाना हो तो 1 इधर आ जाएगा -1, अगर पॉइंट वाला दर्शाना हो तो पॉइंट वाला कहां आ जाएगा, अगर हमें 1.4 दर्शाना हो तो 1.4 हमारा 1 और 2 के बीच आएगा, यहां पे कहीं होगा। अगर इसके 10 भाग कर दें, 1 2 3 4 5 6 10 भाग कर दें तो 1 1 2 3 4, जो चौथा भाग होगा वही हमारा 1.4 होगा, वही हमारा क्या होगा 1.4। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना कर सके। जैसे रूट वाले नंबर, रूट 2 है, रूट 2 बराबर क्या होता है 1.414, रूट 2 बराबर 1.414, तो रूट 2 को भी हम यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो जैसे हमें रूट की वैल्यू नहीं पता है, जैसे 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि जैसे हमको रूट की वैल्यू नहीं पता है, फिर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं 1 2 3 4। तो आपको बचपन में एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई गई होगी। जैसे मैं इसको लिखता हूं, अगर मैं इसको भी 1 मान लूं, इसको भी 1 मान लूं, पाइथागोरस से कितनी आती है, √2 आती है। अगर मैं इसको भी 1 मान लूं, इसको भी 1 मान लूं, तो पाइथागोरस से क्या आती है, √2 आती है। पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब है हम इसको देखो 1 मानते, ये हमारा कितना है, ये 1 है, ये कितना है 1, इतनी दूरी कितनी 1, एक 1 की और सीढ़ी खींच ली, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी √2, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये 1 है, ये 1 है, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी √2। अगर ये √2 है, अगर ये √2 है, अगर अब इसको नीचे गिराओगे तो ऐसे ऐसे नीचे आएगा। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन को अगर हम नंबर लाइन पे लेके आना चाहे तो ऐसे आएगी, नंबर लाइन पे कैसे आएगी, ऐसे आएगी। इसका मतलब 1 और 2 के बीच आ रही है, यहाँ पे ये √2 हो जाएगा, और √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414 होती है। देखो 1 और 2 के बीच तो आ गया, तो ऐसे हम रूट की वैल्यू को भी प्रदर्शित कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, वे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर का क्लासिफिकेशन जो होता है ना, रियल नंबर का क्लासिफिकेशन वैसे तो रेशनल और इरेशनल नंबर में होता है। अगर इसको हम क्लासिफिकेशन करें तो इसका होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। लेकिन रेशनल और इरेशनल को पढ़ने के लिए आपको डेसिमल की समझ होनी चाहिए। किसकी समझ होनी चाहिए, डेसिमल की। तो रेशनल और इरेशनल नंबर को हम डेसिमल में समझेंगे। किसमें समझेंगे, डेसिमल पढ़ाएंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन रियल नंबर का हम कहां करते हैं, हम अपने तरीके से समझने में सरल के लिए एक इंटीजर और एक डेसिमल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इसको बोलते हैं दशमलव, ठीक है। वैसे तो रियल नंबर 2 भागों में डिवाइड होता है, रेशनल और इरेशनल। लेकिन रेशनल और इरेशनल की अच्छी समझ के लिए हम उसको डेसिमल पे पढ़ेंगे। जब हम डेसिमल पढ़ाएंगे कितने कितने टाइप के होते हैं, तो फिर हम समझेंगे। इसलिए हमने वास्तविक संख्या को किसमें डिवाइड कर लिया, इंटीजर और डेसिमल में। किसमें, इंटीजर और डेसिमल में। अच्छा, अब इंटीजर समझते हैं हम। इंटीजर 2 प्रकार के होते हैं। इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, 2। मैं इसको हटा देता हूं, स्टार्टिंग से इंटीजर लिखता हूं, ठीक है। क्या लिखता हूं, इंटीजर, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक या इंटीजर, ठीक है। अब ये 2 भागों में डिवाइड होता है। एक तो मेरे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और निगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये इंटीजर लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और इसके बीच में यहीं कहीं ये 0 टहल रहा होता है। क्या टहल रहा होता है, 0। और पॉजिटिव इंटीजर कहां से कहां तक, 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट तक, ठीक है। कहां तक, इनफाइनाइट। ये कहां से होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके -3 -2 -1 तक। ये निगेटिव इंटीजर हो गए, सॉरी, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ये निगेटिव इंटीजर हो गए। और 0 हमारा न्यूट्रल होता है। 0 हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये ना तो पॉजिटिव होता है, ये ना तो निगेटिव होता है, ये हमारा न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 डेट इज इनफाइनाइट तक, निगेटिव इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। अब इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर को, इन्हीं
पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। कैसे नंबर? नेचुरल नंबर्स। हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या। कैसी संख्या? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 डेड इनफाइनाइट, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और अगर हम इस नेचुरल नंबर में, इस प्राकृतिक संख्या में अगर इस जीरो को ऐड कर लें, इस नेचुरल नंबर में अगर जीरो को ऐड कर लें तो ये हमारा हो जाता है होल नंबर। ये कैसा नंबर हो जाता है? होल नंबर, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे होते हैं? 1 से होते हैं। बट अगर जीरो ऐड कर ले, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर ले तो उसे क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर की स्टार्टिंग किससे होती है? जीरो से होती है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सबसे छोटा होल नंबर बताइए, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। ये होल नंबर की सीरीज हो गई। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 डाई इनफाइनाइट में अगर जीरो ऐड कर ले तो हमारा क्या होता है? वो होल नंबर हो जाता है, ठीक है। अब आगे और क्लासिफिकेशन होता है इनका। आगे कैसे क्लासिफिकेशन होता है कि इन दोनों को ही, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, इन दोनों को ही हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए, एक बोलते हैं सम या इवन, इवन नंबर, एक बोलते हैं विषम या ऑड नंबर, ठीक है। इनको क्लासिफिकेशन किसमें होता है? एक सम संख्या और विषम संख्या। सम मतलब इवन और विषम मतलब ऑड। इवन क्या होते हैं? इवन वे नंबर होते हैं जो 2 से कट जाते हैं। इवन वो नंबर होते हैं जो 2 से कट जाते हैं, ऑड वो नंबर होते हैं जो 2 से नहीं कटते हैं। 2 से विभाजित होते हैं ये, 2 से विभाजित, और 2 से नहीं विभाजित, ठीक है। अब जैसे मैं मान लेता हूं, जैसे मैं लिखता हूं 4, मैं लिखता हूं 4, तो 4 2 से कट जाता है। आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है। कैसा नंबर? इवन। अगर मैं लिखता हूं 5, तो डिवाइड करने के बाद ये जो है इंटीजर पूर्ण होना चाहिए, मतलब पूर्णांक आना चाहिए। बट अगर 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो देखोगे 2.5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2.5। ये पूर्ण नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे? ऑड। इसको क्या बोलेंगे? ऑड, क्योंकि ये पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा। डिवाइड तो कर रहा है बट पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है। जब तक 2 से पूर्णतः डिवाइड ना हो जाए तब तक वो हम इवन में नहीं रख सकते। 4 2 से डिवाइड हो गया इसलिए इसको बोलने क्या बोला? इवन। 5 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो, इसको क्या बोला हमने? ऑड। अगर जैसे मैं लिख लूं 16, तो 16 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इवन। 8। अगर मैं इसी प्रकार से 17 ले लूं, 17 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8.5। ये हमारा क्या होगा? ऑड होगा। ये हमारा क्या होगा? ऑड होगा। तो इवन ऑड समझ में आ गया। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको इवन बोलते हैं, और ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? हम ऑड बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक इंटीजर को 2 भागों में डिवाइड किया, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 डेड इनफाइनाइट तक, ये माइनस इनफाइनाइट से माइनस, -3 -2 -1। नेचुरल, ये जो जीरो होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर हम इन पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। अगर इन नेचुरल नंबर में हम जीरो को, ये प्लस का साइन है, किसका साइन है? प्लस। अगर इस नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दे तो हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर। तो होल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होगी? 0 1 2 3 डेड इनफाइनाइट तक, यहां से हमारे होल नंबर स्टार्ट होते हैं। आगे इन दोनों को क्लासिफिकेशन हमने किया इवन और ऑड में, इवन और ऑड में। अच्छा, जीरो इवन होता है कि ऑड होता है? चलो देखते हैं, इसको हम हटाते हैं। मैंने यहां पे लिखा इवन, तो इवन नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 8। यहां पे लिखा ऑड मतलब विषम, 1 3 5 7 9 10। अच्छा, इवन और ऑड, जैसे हमारे पास 2 है, हमारे पास क्या है? 2, हमारे पास 2 है। अगर हमको इससे अगला वाला सम संख्या चाहिए, इससे अगले वाला इवन नंबर चाहिए, 2 है, तो इससे अगला वाला इवन नंबर क्या हुआ? 4। इससे अगला वाला इवन नंबर क्या हुआ? 6। इससे अगला वाला इवन नंबर क्या हुआ? 8। तो आप ये चीज नहीं देख रहे हो कि अगला वाला इवन नंबर निकालने के लिए हमें +2 ऐड करना पड़ रहा है। अगला वाला इवन नंबर निकालने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ रहा है? +2। फिर अगला वाला +2, फिर अगला वाला +2। वैसे अगर हम ऑड की बात कर ले, सॉरी 1 3
5 और 7। अगर एक ऑड है तो अगला ऑड निकालने के लिए हमने +2 ऐड किया, अगला ऑड निकालने के लिए +2 ऐड किया, अगला ऑड निकालने के लिए +2 ऐड किया। मतलब हमको इवन और ऑड चाहिए। अगर जैसे कोई संख्या है हमारे पास, उसका नेक्स्ट वाला इवन नंबर चाहिए तो 2 ऐड कर दो, ऑड है उसका नेक्स्ट वाला ऑड चाहिए तो 2 ऐड कर दो। इसका मतलब इवन और ऑड बनाने के लिए हमको संख्या में 2 ऐड करते जाना पड़ेगा। अब जीरो की बात करते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं -5, ये ऑड सीरीज लिखने जा रहा हूं। -5 के आगे वाला अगला ऑड क्या होगा? -5 में 2 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? -3। -3 में 2 ऐड कर दो कितना आ जाएगा? -1। -1 में 2 ऐड कर दो कितना आ जाएगा? +1। +1 में 2 ऐड कर दो कितना आ जाएगा? 3। और फिर 2 ऐड करो 5। अगर हम इवन की बात कर ले, मैंने लिखा -4, -4 इवन है ना, 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर इसके अगला वाला इवन चाहिए तो इसमें 2 ऐड कर दो -2। इससे अगला वाला इवन चाहिए तो इसमें 2 ऐड कर दो -2 में 2 ऐड करो कितना आ गया? 0। इससे अगला चाहिए तो 2, इससे अगला चाहिए तो 4। तो आपने देखा 0 कौन सी श्रेणी में आ गया? इवन। 0 कौन सी श्रेणी में आ गया? इवन। तो 0 हमारा क्या नंबर होता है? इवन नंबर होता है। याद रखना, 0 क्या होता है? हमारा इवन होता है, ऑड नहीं होता। और कैसे होता है इवन, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तो इवन ऑड आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, एक कंपोजिट नंबर जिसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक से और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे। अभाज्य संख्या जो एक से और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, मतलब इनके 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर। एक तो एक होता है और एक इट सेल्फ, मतलब वो स्वयं होते हैं। क्या? स्वयं। जैसे मैंने लिखा 5 1 से कटता है और 5 से कटता है। इसके अलावा 5 किसी से कटता है? नहीं कटता। मतलब वो 1 से कटता है और 5 से कटता है। मैंने लिखा 19 1 से कटता है, 19 से कटता है। क्या इसके अलावा किसी से कटता है? मैंने लिखा 37 1 से कटता है और 37 से कटता है। या और किसी और से कटता है। मतलब उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं? 19। अगर 5 के देखें तो इसके 2 फैक्टर 1 और 5। 19 के देखें तो 2 फैक्टर 1 और 19। और 37 के देखें तो 2 फैक्टर 1 और 37। इसके 2 फैक्टर आ रहे हैं। आप ऐसे निकालते ना एलसीएम विधि से, ऐसे करते थे ना, 5 एकम 5, फिर 1 एकम 1। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर आ गए? 1 और 5। कितने फैक्टर आ गए? 1 और 5। तो 5 के सिर्फ 2 फैक्टर, 19 के भी सिर्फ 2 फैक्टर और 37 के भी सिर्फ 2 फैक्टर। मतलब ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक हो और एक वह संख्या स्वयं हो, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। मतलब 5 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है और 37 भी प्राइम नंबर है। अब बात आती है 2। अच्छा, 2 में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो अब देखो, मेरी बात बताइए, जो 2 होता है वो 1 से कटता है और 2 से कटता है। इसके अलावा किसी से कटता है 2? इसके अलावा 2 किसी से नहीं कटता है। इसका मतलब 2 भी हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर। और यही एक सिंगल ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी सब प्राइम नंबर हमारे ऑड है। जैसे देख लो, 3 5 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, कुछ भी ले लीजिए, 29 हो गया, ये सब हमारे ऑड है। बट 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। कभी कभी हमारे एग्जाम में क्या आ जाता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो, वो भी क्या होगा? 2 होगा। तो इसका मतलब है जो प्राइम नंबर हमारे स्टार्ट हुए, जो हमारे प्राइम नंबर की स्टार्टिंग जो हुई वो कहां से हुई? 2 3 5 डैश ऐसे चलता चला जाएगा। कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 1 और स्वयं के अलावा और भी हो, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे मैं लिखता हूं 12 1 से भी कटता है, 12 2 से भी कटता है, 12 3 से भी कटता है, 12 4 से भी कटता है, 12 6 से भी कटता है, 12 से भी कटता है। तो इसके देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके 6 फैक्टर हो गए। जिसके 2 मतलब इन दोनों के अलावा भी फैक्टर हो। जैसे मैंने लिख लिया 24 1 से कटता है, 24 2 से कटता है, 24 3 से कटता है, 24 4 से कटता है, 24 6 से कटता है, 24 8 से कटता है, 24 12 से कटता है, 24 24 से कटता है। इसका मतलब है ऐसे नंबर जिनके
एक और स्वयं के अलावा और भी फैक्टर हो, देखो इसका एक भी फैक्टर है और स्वयं ये भी फैक्टर है, उसके अलावा इतने और फैक्टर हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग हमारी होती है 4 से, 4, 6, 8 डैश। अब देख रहे होगा कि एक तो आया नहीं, तो एक जो होता है ये ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, एक जो होता है ना ही भाज्य होता है ना ही अभाज्य, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक जो होता है वो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य। तो अभाज्य की स्टार्टिंग 2 से होती है और भाज्य की स्टार्टिंग किससे होती है? 4 से होती है। गॉट माय पॉइंट? भाज्य और अभाज्य समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं 3 नाम लिखता हूं, एक रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम, एक ट्विन प्राइम। अच्छा, ये जो रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम है ना, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है, बड़ी कंफ्यूजन है। मतलब कोई सच क्या, किसी ने बहुत सारी बुक्स में देखोगे उसमें अलग अलग लिखा है, तो मैंने रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा, ठीक है, बायजूस और विकिपीडिया और बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने ट्यूटोरियल भी देखे, मतलब बहुत ज्यादा रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम के बारे में पढ़ा। हर लोगों का रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम के बारे में अलग अलग मत है, वो रिलेटिवली प्राइम को अलग मानते हैं, को प्राइम को अलग मानते हैं, ठीक है। लेकिन आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इन दोनों को एक मान के चलना है। इन दोनों को क्या मान के चलना? एक मान के चलना, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम को हमको क्या मान के चलना? एक, क्योंकि जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें अलग अलग नहीं, आप इनको एक ही मान के चलेंगे, उसी हिसाब से हमारा सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। पहले मैं ट्विन प्राइम बता दूं। ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है, जैसे 3 और 5, 5 और 7, 17 और 19। मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है। जिनका डिफरेंस कितना होता है? डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है। तो ऐसे प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर होते हैं। कैसे? ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है हमारे ट्विन प्राइम होते हैं। को प्राइम, ठीक है, को प्राइम की बात कर लें तो ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है, जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। बहुत सारे ट्यूटोरियल में क्या बताते हैं कि रिलेटिवली प्राइम में उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए और को प्राइम में सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर। इसमें क्या बताते हैं कि रिलेटिवली प्राइम में ऐसे प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, को प्राइम को बता देते हैं कि 2 भाज्य संख्याओं का समुच्चय, मतलब सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर। बट हम इन दोनों को एक ही मान के चलेंगे। रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम क्या होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। मैंने बहुत इसके बारे में सर्च किया, नेट पे बहुत जगह पढ़ा है, तो फाइनली मुझको ये मिला कि रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम लगभग 1 होते हैं। अच्छा, इनका में एचसीएफ 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम नंबर हो, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं, वो दोनों नंबर प्राइम। जैसे आप समझिए, मैं अगर प्राइम नंबर लिखूंगा, अगर 5 के देखें गुणनखंड तो इसके क्या होता है? गुणनखंड 1 होता है और 5 होता है। 7 का गुणनखंड देखें तो 1 होता है और 7 होता है। तो प्राइम नंबर लिखोगे ना तो उनका एचसीएफ तो 1 आएगा ही आएगा। प्राइम नंबर लिखोगे तो उनका एचसीएफ कितना आएगा? 1 तो आना ही आना है। गॉट माय पॉइंट? यह मतलब हमारा को प्राइम हो गया। अगर हम आगे लिखें 12 और 25, ठीक है, इसके बारे में अगर जानकारी लें तो 12 क्या होता है? ये इसका फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। और 25 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 5 होता है और 25 होता है। तो आप बताइए, तो क्या इनका एचसीएफ 1 है? इनका एचसीएफ देखिए, एक ही चीज कॉमन है, एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो इनका एचसीएफ कितना है? 1 ही है। बाकी आप देखो कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर इनका एचसीएफ 1 है, अगर इनका एचसीएफ 1 है तो ये हमारे नंबर कैसे हुए? को प्राइम। तो आप देखो कि ये दोनों नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ये दोनों नंबर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जिनके एक और इटसेल्फ के अलावा और फैक्टर ना हो, लेकिन इनके एक और इटसेल्फ के अलावा और ज्यादा भी फैक्टर है, इनके और ज्यादा भी फैक्टर है। बट हमारा को प्राइम में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती कि दोनों नंबर हमारे प्राइम नंबर होने चाहिए। हमारी कंडीशन होती है इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो आप देख रहे हो तो इनका एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया। एक और मैं नंबर लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 26 और 35, तो 26 को लिख सकते हैं 1, 2, 13 और 26।
35 को लिख सकते हैं 1, 5, 7 और 35। तो आप देखोगे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ एक कॉमन है। अगर एक कॉमन है तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। इसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती है कि उनमें वो दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। बट ट्विन प्राइम नंबर में क्या होता है? उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए और ये दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये तो हमारा रियल नंबर के बारे में था। अभी हमारा डेसिमल बचा हुआ है। डेसिमल के बारे में समझते हैं। पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा। डेसिमल, दशमलव किसे बोलते हैं? दशमलव। तो डेसिमल हमारे 3 टाइप के होते हैं। इसमें भी लोग बड़ा कंफ्यूजन करते हैं, 2 ही टाइप के बताते हैं। लेकिन हमारे डेसिमल 3 टाइप के होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। एक क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, डेसिमल हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। इसमें आपको इसमें रिकरिंग ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये टर्मिनेटिंग होता है। ये क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। तो डेसिमल हमारे 3 टाइप के हो गए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग जिसका एंड होता है। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड होता है। टर्मिनेट मतलब क्या होता है? समाप्त करना। तो ऐसे नंबर जिनका एंड होता है। नॉन टर्मिनेटिंग जिनका एंड नहीं होता लेकिन वो रिकरिंग, उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, वो चलते रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जिनका एंड नहीं होता है और नॉन रिकरिंग जिनकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। जैसे मैं समझाऊं, मैं लिखा 1.5, इसका एंड हो गया कि पॉइंट के बाद 5 है। पॉइंट के बाद क्या है? 5 है। इसका एंड हो गया, ये आगे तक नहीं जा सकती। इसका क्या हो गया? एंड हो गया, अब ये आगे नहीं बढ़ सकता। इसको हम सॉल्व करें तो आप देखो पॉइंट हटाओगे नीचे 10 बढ़ाओगे तो 5 या 15, 5 दूनी 10। आगे लिखे हम 1.41, ये एंड हो गया 1 पे। अगर 5 हटाओगे तो नीचे 2 0 बढ़ाओगे और इसको सॉल्व कर लोगे तो ये भी हमारे किस में आ जाएगा? फ्रैक्शन में आ जाएगा। मतलब ये पॉइंट के बाद हमारा एंड हो रहा है। ये पॉइंट के बाद हमारा क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। इसलिए इसको हमने बोला टर्मिनेटिंग। मतलब जो टर्मिनेटिंग होगा उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। मतलब जो टर्मिनेटिंग होगा उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। मतलब p/q की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। p/q की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ये भी देखो 1.41 था तो भी हमने इसको p/q की फॉर्म में चेंज कर लिया। मैं और ले लेता हूं, जैसे लिखता हूं 1.7, इसको आप पॉइंट हटाओगे नीचे 10 बढ़ा दोगे तो इसको भी देखो p/q की फॉर्म में चेंज। मतलब हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है जिसका एंड होता है, मतलब पॉइंट के बाद ये 5 के बाद ये एंड हो गया, फिर हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। जिसका एंड हो गया उसको हमने फ्रैक्शन में p/q के बाद फॉर्म में चेंज कर लिया। तो टर्मिनेटिंग समझ में आ गया? ऐसे नंबर जिसका एंड हो जाए, जिसका क्या हो जाए? एंड हो जाए। तो 5 के बाद वो एंड हो गया, टर्मिनेटिंग मतलब एंड हो गया। अब अगली बात समझे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। जैसे मैंने लिखा 3.333, 0 पॉइंट लिख लेते हैं, 0.3333। तो देखो आप देखोगे इनको हम टर्मिनेट तो कर सकते हैं। इनको देखो चलता जा रहा है, इसको हम 0.3 बार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0.3 बार। अभी बार के बारे में आपको बताएंगे। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये नीचे बार की जगह 9 आ जाता है, इसको क्या लिखेंगे? 1/3। तो देखो इसको हमने टर्मिनेट कर दिया। ये मतलब सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको हम टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। मतलब ये चलता जा रहा है, इसका एंड है ही नहीं, इसका एंड है ही नहीं। ये 3 इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका एंड नहीं हो रहा है, बट रिकरिंग है। बट क्या है? रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब पुनरावृत्ति, 3 3 3 3 3 3 रिकरिंग हो रहा है। तो
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका इंड नहीं हो रहा, ये तीन तीन चलता ही चला जाएगा, ये तीन तीन चलता चला जाएगा। और लेकिन इसको पीवाईक्यू के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, इसको पीवाईक्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये मैं आगे समझाऊंगी कि बार को कैसे सॉल्व किया जाता है, आपने बचपन में ही पढ़ा होगा इसके बारे में, थोड़ा बात समझ आ गई। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताऊं, 0.3333, अगर मैं इसको x मान लूं, इसको क्या मान लूं, x मान लूं, अगर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.3333 इधर 10x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं, इसमें से इसको घटा दूं तो 10x में से x गया, कितना आ गया, 9x, ठीक है। अब इसमें से घटाओगे तो ये तीन तो सब कट जाएंगे, तो इधर सिर्फ कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगर x की वैल्यू निकाल लो तो 3/9 मतलब कितना आ जाएगा, 1/3, जैसे मैंने अभी निकाला, 12 हटाओ 9 बढ़ाओ, तो इसको हम लोग सॉल्व करते थे 11th-12th में इस तरीके से। इसका मतलब है जो नॉन, देखो इसका टर्मिनेशन नहीं हो रहा है, इसका कोई इंड पॉइंट नहीं है। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, घड़ी हमारी जो वॉच होती है, वॉच में वो जो सुई होती है वो चलती रहती है, वो एक पे मतलब वो एंड नहीं होगी, वो चलती रहेगी बट रिकरिंग होगी। अगर उसने आज 12 बजाया है तो 12 घंटे बाद फिर 12 बजाएगी, फिर 12 घंटे बाद फिर 12 बजाएगी, फिर 12 घंटे बाद 12 बजाएगी, मतलब वो रिकरिंग तो हो रही है बट वो टर्मिनेट नहीं हो रही है, उसका प्रोसेस लगातार चलता जा रहा है, रिकरिंग है बट टर्मिनेटिंग नहीं है। बात समझा कि वही ये नंबर होते हैं, ये रिकरिंग तो होते हैं बट टर्मिनेट नहीं होते, ये चलते चले जाते हैं। इसका मतलब इस वाली फॉर्म को भी हम पीवाईक्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब लास्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसे कोई नंबर हो 1.32546789 ये नंबर ऐसे चलता चला जाता है, ये नंबर ऐसे चलता चला जाता है, बहुत लंबे तक चला जाएगा और इसमें हमारा कोई भी डिजिट रिकर नहीं होगी, इसका टर्मिनेशन भी नहीं हो रहा, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है और इसमें कुछ भी रिकर नहीं हो रहा है। जैसे रिकर का मतलब वो एक इंटरवल के बाद रिकर होनी चाहिए, ठीक है, बट इसमें कुछ भी रिकर नहीं हो रहा है। ऐसे मत सोचना यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 5 आया, ऐसा नहीं। रिकरिंग का मतलब जैसे हम लिखा 1.123 तो इसको रिकरिंग बोलते हैं, एक इंटरवल के बाद वो जो है रिकरिंग हो रहा है बट इसमें कोई रिकरिंग नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो डेसिमल में 3 टाइप के नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग जिसका एंड पॉइंट होता है, इसको पीवाईक्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका एंड पॉइंट नहीं होता बट वो रिकर हो रहे होते हैं, इनको भी हम पीवाईक्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसको कैसे चेंज करोगे, ये बहुत लंबा होता है, कितने पॉइंट हटाओगे कितने जीरो बढ़ाओगे, तो इसको मतलब हम पीवाईक्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, पीवाईक्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो डेसिमल में हम 2 चीजों को, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, इनको हम पीवाईक्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बट इसको पीवाईक्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। इसको याद रखने के लिए वॉच याद रखा करो कि वॉच लगातार चल रही है, वो टर्मिनेट तो नहीं हो रही बट रिकरिंग हो रही है। अगर इसको याद रखना हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो आप नदी का उदाहरण ले लीजिए कि नदी ऐसे बहती जा रही है और एक आदमी अगर नदी के किनारे बैठा है, नदी बह रही है, उसका एंड पॉइंट नहीं है लेकिन रिकर भी नहीं हो रही, उसके सामने जो लहरें बन रही हैं, अगली बार फिर नेक्स्ट टाइम वो दूसरी लहरें, फिर तीसरी लहर है, वो दूसरे पानी की, मतलब रिकर लहरें तो बन रही लेकिन वो सेम लहर नहीं है, वो जो तरंग आ रही है वो सेम तरंग नहीं है। इसका मतलब रिकर भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। बात समझ आ गई। तो डेसिमल हमारे 3 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अब इन दोनों को हम पीवाईक्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब देखो मैं इस सबको हटा देता हूं। एक होता है रेशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं परिमेय, एक होता है इरेशनल नंबर इसको हम बोलते हैं अपरिमेय। रेशनल और इरेशनल, तो रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम पीवाईक्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बट कंडीशन ये होती है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाएगा, जैसे अगर ये 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो रेशनल नंबर होगा ना पीवाईक्यू फॉर्म में, नहीं, इसका मतलब क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर जिसको हम पीवाईक्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर जिससे पीवाईक्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा होगा, जैसे मैं लिखता हूं 3/5 रेशनल है, पीवाईक्यू की फॉर्म में है, 2/3 रेशनल है, 1.5 कौन सी कंडीशन, टर्मिनेटिंग में आ गया, लेकिन अभी हमने बताया कि टर्मिनेटिंग को हम पीवाईक्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं टर्मिनेटिंग को, तो ये भी क्या होगा रेशनल नंबर। मैंने लिखा 0.3333, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, इसका एंड नहीं हो रहा बट रिकर हो रहा है, इसको 0.3 बार और
ये 9 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको भी हम पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। अब अपरिमेय संख्या की बात करें, जितने भी रूट मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर मतलब परफेक्ट रूट नहीं होते, जैसे √2, √3, √5, ये परफेक्ट नहीं है। इसके अगर स्टार्ट करोगे तो 1.414 डेड डैश चलता चला जाएगा, √3 की 1.732 डेड डैश चलता चला जाएगा, मतलब ये रिकर नहीं होगा, ये इस वाली फॉर्म में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसमें कुछ इसको टर्मिनेट भी नहीं कर सकते, ये लंबा चलता चला जा रहा है, इसमें कुछ रिकर भी नहीं होगा। तो मतलब ऐसे रूट जो परफेक्ट नहीं होते, जैसे 4 होता है, 4 तो परफेक्ट होता है, 4 के बाद 2 आ जाएगा, 2 के नीचे 1 हो जाएगा। अगर 16 लिखें तो 16 बराबर 4 आ जाएगा, 4 के नीचे 1 आ जाएगा। तो इनको तो लिख सकते हैं, इनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इनको पी वाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो दो होते हैं ये रेशनल नंबर कवर करते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है वो कैसा नंबर कवर करते हैं, इरेशनल। रेशनल को पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर को पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब बड़ा कंफ्यूजन एक तुम लोगों को आता है, एक क्या कंफ्यूजन तुम लोग क्रिएट करते हो 22/7 और पाई को लेकर, ठीक है। अब 22/7 तो क्यू पी वाई क्यू की फॉर्म में है, लेकिन जो पाई का मान होता है वो 22/7 नहीं होता है, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, पाई की अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग वैल्यू होती है। लेकिन अगर पाई का एग्जैक्ट मान लिखोगे 3.14 डेड 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 चलता चला जाएगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और इसमें कुछ रिकर भी नहीं होगा। पाई का मान 22/7 नहीं होता, 22/7 लगभग होता है, इसके बराबर होता है। तो 3 पॉइंट, अगर इसको 22/7 को आप सॉल्व करोगे ना, तो ये एक इंटरवल के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये पी वाई क्यू की फॉर्म में, तो ये रेशनल नंबर है। लेकिन पाई करोगे ना तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिकर भी नहीं होगा, 3.4532 ऐसे चलता चला जाएगा। इसका मतलब है जो 22/7 है वो रेशनल है और जो पाई है वो क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो ये रूट वाली जितनी वैल्यू और पाई √3, √2, √3, √5 और पाई, ये किस में आ गया, इरेशनल में आ गया। और रेशनल में हमारा क्या आ गया, 22/7 आ गया। तो डेसिमल के हमारे इतने टाइप होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। मैंने आपको कैसे बताया कि क्लासिफिकेशन नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया, इंटीजर और आपका डेसिमल। फिर इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। फिर जीरो न्यूट्रल होता है। फिर पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उनको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, अगर इसमें जीरो ऐड कर दे तो हमारा होल नंबर होता है। फिर इवन और ऑड, इवन जो दो से कट जाए, ऑड जो दो से ना कटें। जीरो इवन होता है, कैसे आता है मैंने आपको लाके दिखाया। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक और वो खुद, और आपको कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। फिर मैंने रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम और ट्विन प्राइम के बारे में आपको बताया, ठीक है। फिर मैंने आपको डेसिमल के ऊपर लेके आया। डेसिमल 3 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जो स्टार्टिंग वाले ये दो होते हैं ये रेशनल नंबर को ले आते हैं क्योंकि इन दोनों को पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बट इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। 22/7 हमारा रेशनल नंबर है और पाई हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स था। अभी इसमें और है अच्छे अच्छे सवाल जो इस पे बने हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेरा जो मैंने पढ़ाई ये अच्छा लगा हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाजू के बेल आइकन को दबाइए और लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें कुछ सुधार करना वो भी आप मुझको बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, देखते रहिए।